नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, यह जानने की कोशिश करेंगे कि असल में वहां पे कौन जीत रहा है। दोस्तों, किसके जीतने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों, दो घटक दल आपस में वहां पे टकरा रहे हैं। दोस्तों, महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, और दूसरी तरफ दोस्तों महाविकास आघाड़ी है। दोस्तों, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। अब दोस्तों आइए इन दोनों दलों की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र का चुनाव किस ओर जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महायुति की। महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे। दोस्तों ऐसा लग रहा था आज से कुछ समय पहले कि महाविकास आघाड़ी इस चुनाव को आसानी से जीत लेगी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों समय ने करवट ली और अब ऐसा लग रहा है कि अब ये चुनाव बराबरी पर आ गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 220 सीटों के बारे में। ये 220 सीटें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बराबर की टक्कर नजर आ रही है। दोस्तों, इन 220 सीटों पर दोनों युतियों में से कोई भी जीत सकता है। दोस्तों, और ये चुनाव कहीं भी जा सकता है। दोस्तों, आपको कई बार कई YouTube चैनल्स पे ये सब चीजें दिखाई गई होंगी कि महाविकास आघाड़ी बड़े मार्जिन से जीत रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी है ये। आप सभी को हरियाणा का चुनाव तो याद ही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की हरियाणा में जबरदस्त लहर थी, लेकिन जबरदस्त लहर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे चुनाव कैसे जीता। दोस्तों, मैं यहां पर किसी भी दल की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है मैं उसके बारे में आपके सामने विश्लेषण दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महायुति की। अब दोस्तों महायुति इस समय महाराष्ट्र में सरकार में है। दोस्तों, और इनके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अब दोस्तों बात ऐसी है कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में एक बात तो जाती है कि एकनाथ शिंदे लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं। दोस्तों, उनसे लोग जब चाहें जैसे चाहे मिल लेते हैं। दोस्तों, मिल सकते हैं। दोस्तों, और ये फैक्टर भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में जा सकता है। दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जब लाया गया था, जब शिवसेना की पार्टी का विभाजन हुआ था, तब जब एकनाथ शिंदे को लाया गया था तब सबने यही समझा था कि एकनाथ शिंदे तो महायुति सरकार में एक रबर स्टैंप सीएम होंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने काम भी किए और लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों के बीच अपने आप को एक्सेसिबल रखा। दोस्तों अब वही एकनाथ शिंदे महायुति के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। दोस्तों, अब वैसे तो महायुति द्वारा या आरएसएस द्वारा देवेंद्र फडणवीस को ही एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, और गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे का दूर दूर तक नाम ही नहीं है। दोस्तों, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, ये महायुति के फेवर में जा सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब शिवसेना
का विभाजन हुआ था और एनसीपी का विभाजन हुआ था, तो उस वक्त सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया गया दोस्तों, और डिप्टी सीएम अजीत पवार को दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस खून का घूंट पीकर रह गए दोस्तों। उनके आंसुओं का भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा दोस्तों। अब आपको पता ही है कि महायुति में अमित शाह का क्या कद है दोस्तों। अमित शाह वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री है दोस्तों, और बीजेपी में उनका क्या कद है, बीजेपी में उनकी क्या हैसियत है, ये किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। यदि भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में अगर कोई चला रहा है तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है दोस्तों। खैर, अब दोस्तों अमित शाह का देवेंद्र फडणवीस के साथ 36 का आंकड़ा बैठा हुआ दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह से अमित शाह महायुति के ऊपर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स के नाम काटे गए और कुछ नए कैंडिडेट्स को सीट भी दी गई है दोस्तों। इन सब के बीच में एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, ऐसे कई नेता जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस थे, जैसे छगन भुजबल, नारायण राणे और भी कई नेता जो पहले एनसीपी या दूसरे दलों में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी खींचकर उन्हें अपनी तरफ ले आई दोस्तों। और दोस्तों ऐसा नहीं है, इनका एक अलग वोट बैंक है दोस्तों। इन्हीं नेताओं ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का काम किया दोस्तों, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी या महायुति के हक में दो बातें और भी जाती हैं दोस्तों। किसानों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालना और लाड़की बहन योजना दोस्तों, शायद इसी वजह से महायुति को रिकवर करने में ज्यादा समय नहीं लगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको एक बात गौर से और बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे और रिजल्ट कब आएंगे? दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होंगे और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है दोस्तों। बड़ी ही अजीब बात है कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आते हैं और 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है अब दोस्तों यहां पे एक फैक्टर यह भी काम कर सकता है कि मान लीजिए यदि इस विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो विधानसभा तो डिसॉल्व हो ही जाएगी। तो ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा दोस्तों, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा यानी कि इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का शासन। और दोस्तों इसमें एक चीज बड़ी अहम होगी कि जिस तरह दोस्तों यदि इन चुनावों में निर्दलियों ने ज्यादा सीटें पाई तो भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण उन्हें अपनी तरफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ऐसी ये बातें हैं जिसकी वजह से समीकरण अब थोड़े से तेजी से बदल रहे हैं दोस्तों। तो आज से 4 महीने पहले महायुति महाविकास अघाड़ी के आगे बिल्कुल हल्की नजर आ रही थी, वो भी इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी को 31 और महायुति को 17 सीटें मिली थी दोस्तों। विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन दोस्तों हालात तेजी से बदले हैं दोस्तों। महायुति ने खुद रिकवर किया है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी इन चुनावों को जीत नहीं सकती, लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ दर बूथ
की राजनीति में विश्वास रखती है कि एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी वोटरों तक अपनी रीच बनाती है, महाविकास आघाड़ी को कुछ ऐसा ही काम करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। अब दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको ये क्यों कहा कि 220 सीटें ऐसी हैं जो उन पर कोई भी जीत सकता है दोस्तों। शिवसेना दोस्तों एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार, नवाब मलिक तो आपको याद ही है दोस्तों, नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार में हैं। नवाब मलिक ही नहीं, नवाब मलिक की बेटी भी चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही है दोस्तों। और दोस्तों ये वही नवाब मलिक है जिनको भारतीय जनता पार्टी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, भ्रष्टाचारी और ना जाने किन किन नवाबों से, किन किन नामों से नवाजती थी। लेकिन दोस्तों आज यही नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति में है, महायुति के दल के सदस्य हैं दोस्तों। यानी कि साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दल में चला जाता है वो नेता साफ हो जाता है। इस पर जयंत पाटिल ने बहुत ही तगड़ा बयान दिया दोस्तों, जरा सुनिए जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार की। दोस्तों सियासी गलियारों से खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि जिन सीटों पर शरद पवार ने अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े किए हैं, उन्हीं सीटों पर अजीत पवार ने अपने कमजोर कैंडिडेट खड़े किए हैं दोस्तों। ठीक वही काम जिन सीटों पर अजीत पवार ने अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े किए हैं, वह उन्हीं सीटों पर शरद पवार ने अपने कमजोर कैंडिडेट खड़े किए हैं दोस्तों। आखिरकार ये क्या चक्कर है दोस्तों? दिन भर ये नेता एक दूसरे को ताने कसते रहते हैं, लेकिन शाम को पूरा परिवार इकट्ठे डिनर करता है दोस्तों। आखिरकार ये बात थोड़ी हजम होने वाली तो नहीं है दोस्तों। क्या दोस्तों शरद पवार और अजीत पवार में अंदर खाने कोई सेटिंग चल रही है दोस्तों? क्या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अजीत पवार यदि जीते तो शायद वो एनसीपी शरद पवार ग्रुप में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार महायुति में चले जाएं दोस्तों। यदि अगर वो जाएंगे तो उन्हें वहां पे कई फायदे हो सकते हैं दोस्तों। उनकी बेटी सुप्रिया सूले हैं, उनको कोई ना कोई मंत्रालय भी दिया जा सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्त ये कहा गया दोस्तों, राजनीति है दोस्तों, ये कोई किसी का नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, या आने वाले समय में जनता ही अपने वोटों से ये बताएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों। फिलहाल जिस तरह के समीकरण मैंने आपके सामने रखे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि महाविकास आघाड़ी जीत रही है या महायुति, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा विश्लेषण था जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे किया गया विश्लेषण था दोस्तों। महाराष्ट्र चुनावों के ऊपर ये एक विश्लेषण, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।